हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक या फिर कोवालेंट, और मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कोई एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहा है तो उनके कुछ सर्टेन लॉज हैं। ऐसे रिएक्शन करते हुए कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे एक एलिमेंट दूसरे के साथ किस मास में या वॉल्यूम में रिएक्ट करेगा। कुछ लॉज उसके लिए बनाए गए हैं, तो उन लॉज को वी कॉल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि द टोटल मास ऑफ द reactants एंड नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन सब में जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास ना हम लोग क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसके एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करो आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सी। ए का मास सपोज कर लो 10 ग्राम है, बी का मास सपोज कर लो 12 ग्राम है, तो जो सी प्रोडक्ट है उसका मास विल बी लेट मी से 22 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद होगा, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सेकंड लॉ हम लोग लिखते हैं। अब सेकंड लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शंस। अब इसमें क्या चीज है, मैं पहले इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको इसके समझाएंगे हम लोग। इसमें क्या चीज है, अ केमिकल कंपाउंड हैविंग एलिमेंट्स combined in the same fixed proportion by mass having same elements। एक केमिकल कंपाउंड है कोई भी, सपोज कर लो वाटर H2O। आप कहीं भी चले जाओ आपको वाटर का फॉर्मूला H2O ही मिलेगा। मतलब हर बार वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट ही मिलेंगे और वो भी
एक जो उनका मास रेशियो होगा वो भी फिक्स्ड होगा। जैसे H2O की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन की एटम्स का जो मास है वो हो गया है 2 ग्राम, लेट मी से। और जो ऑक्सीजन है हमारे पास, उसकी एक एटम है और ऑक्सीजन की एक एटम का मास होता है 16 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, जो रेशो है वो 2:16 या 1:8 होता है। तो यानी कि वाटर में हर बार जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स आप उठा लो, कहीं भी जगह का मॉलिक्यूल उठा लो वाटर का, उसमें ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम वहां पर अटैच मिलेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लो, कार्बन का जो मास है वो आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो जब आप इसका रेशो निकालोगे यू विल गेट 3:8, यानी कि ऑक्सीजन की 8 ग्राम एटम के साथ कार्बन का 3 ग्राम अटैच होगा और जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 आपको जहां भी मिल रही है वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। हालांकि इस लॉ की लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की कार्बन 12 की, कार्बन का मास लिमिटेशन ओके, कार्बन का मास 12 होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर कार्बन का कोई और आइसोटोप आ गया, सपोज कर लो हमने कार्बन 14 की बात कर ली, मतलब इसमें जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 14 है, तो फिर उस केस में ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं रहता और वहां पे CO2 का जो रेशो है वो 14:32 यानी कि 7:16 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो मतलब इस लो में आती है कि आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो फिर ये लो थोड़ा सा ड्रॉबैक में चला जाता है। उसके बाद आगे भी हमारे पास ये चीज है कि जैसे हमारे पास अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी बुक में दी हुई है C2H5OH दैट इज इथानॉल, और एक है हमारे पास डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है और वहां पर भी ऑक्सीजन 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है वो अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। वो किस तरीके से है? जैसे CHO का रेशो है कार्बन 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन 5+1 6 और ऑक्सीजन का 16। तो ये जो रेशो है ये आपके पास आ गई 12:3:8। तो आप दोनों कंपाउंड में देखिए जो रेशो है वो सेम आया, लेकिन दो कंपाउंड क्या मिल गए हमें? अलग अलग मिल गए। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम लोग ये पहुंचते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रेशो में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये भी जो चीज था इस लो को थोड़ा ड्रॉबैक करता है। जबकि लो तो ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स मतलब हो रहे हैं एक रेशो में तो फिर वो एक सेम अमाउंट का कंपाउंड बनाएंगे, एक सेम कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो लो है वो तो सेम जा रहा है लेकिन कंपाउंड क्या मिल रहे हैं मुझे? डिफरेंट मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये भी यहाँ पे जो लो है वो दो लिमिटेशन लेके अपनी बैठा है। ओके जी, थर्ड लो की अब बात करेंगे। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखिए इसमें क्या चीज है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। when two elements combine to form two or more chemical compounds, then
masses of one of the element which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। देखिए अब ये स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे अपन कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, C+O2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेता है अगर कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहता है मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, दोनों में से या वह जितने भी आप लोगों का मतलब है, जैसे दो की बात हो रही है तो दोनों में से जो एलिमेंट कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास टू अदर, दूसरे के साथ एक फिक्स्ड मास के साथ मतलब कनेक्ट होगा या कंबाइन होगा, उसका एक सिंपल रेशियो होगा दूसरे के साथ। जैसे कि अगर हम लोग CO2 की बात करें, कार्बन का यहाँ पे 12 है मास और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 है। तो यानी कि जब 12 आपका अमाउंट 32 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैच करेगा तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितना है 16, क्योंकि ऑक्सीजन की एक ही एटम है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है, 12 हमारा फिक्स हो गया, इन्होंने लिखा है ना कि वन ऑफ द एलिमेंट का जो मास है वो मतलब हम लोगों ने फिक्स्ड मास के साथ, तो मैं 32 इससे 12 के साथ फिक्स हो गया, 16 इस 12 के साथ फिक्स हो गया, यानी कि कार्बन का मास तो फिक्स हो गया। तो जो अब ये दो अलग अलग मासेस हैं ऑक्सीजन के, इनका जो रेशो है कहता है वो सिंपल रेशो आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेशो है बिल्कुल सिंपल आया है, 2:1 और वी कैन से 1:2 आया है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है लेकिन यहाँ पे 32 है, तो ये तो फिक्स्ड मास हो गया 2 दोनों तरफ हाइड्रोजन का। अब ये जो ऑक्सीजन के मास है 16:32, तो यू कैन अगेन सी की जो इनका रेशो है वो भी बिल्कुल सिंपल रेशो आया है। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो फिक्स्ड मास ले लो एक एलिमेंट का, तो जो दूसरे आपके पास एलिमेंट बचे हैं, दूसरा एलिमेंट जो बचा है उनके जो डिफरेंट मासेस होंगे उनका रेशियो सिंपल आप लोगों का बनता है, ये हमें वो कहना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, द रेशियो ऑफ द masses of two elements say A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the
रेशियो ऑफ द masses in which A and B combine directly with each other। देखिए अब कहना क्या चाह रहे हैं, कहते हैं कि दो एलिमेंट है आपके पास, मान लो ए एंड बी, ए और बी आपके पास दो एलिमेंट है, इनके मास का रेशियो मतलब मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी विच कंबाइन, जो मास सेपरेटली कंबाइन होगा किसके साथ, विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। ए भी सी के साथ रिएक्ट करेगा और बी भी सी के साथ अलग अलग रिएक्ट करेगा, लेकिन सी का मास दोनों केसेस में आपने सेम लेना है। तो ये जो रेशियो आएगा जो सी के साथ कंबाइन कर रहा है वो या तो कहता सेम आएगा मतलब 1:1, या फिर कोई सिंपल मल्टीपल बन जाएगा जिसमें ए और बी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। मतलब ये जब दोनों आपस में कंपाउंड बनाएंगे, ए ने सी के साथ बनाया अलग रख दो, बी ने सी के साथ बनाया अलग रख दो, जब ए और बी आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे कोई, तो उनके जो मास का रेशो होगा वो या तो इसी रेशो के इक्वल आएगा या फिर कोई सिंपल नंबर का मल्टीपल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो एग्जांपल इन्होंने हमें दी हुई है। अब इसमें क्या किया हुआ इन्होंने, कार्बन और आपके ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन से करवाई हुई है। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है CH4, दैट इज मीथेन। जब ऑक्सीजन H के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इन्होंने बनाया हुआ है वाटर, H2O। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका मास 4 है और कार्बन का मास 12 है। ये आपका एलिमेंट ए है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, और ये एलिमेंट बी है, और हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमेंट सी है। अगर H2O की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 16 है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, तो जो हाइड्रोजन का मास है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर हमारे पास वो 2 है। तो इसमें क्या हो रहा है,